नमस्ते। हाँ भाई। स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 1। ठीक है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है। कह रहा है कोई ट्राइंगल है, ठीक है, उसके, ठीक है, मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, डी ई एफ, मिड पॉइंट जो दे रखे हैं 5 0 5 12 और 0 12 दे रखे हैं। कहता है ऑर्थो सेंटर बताइए बेसिक ट्राइंगल का। ये एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन है ना। हाँ, यहां तक कर लिया था अपन ने। अच्छा, अब देखो, बेसिकली ये सब निकालने के लिए लोग ये कहते हैं कि इसको x9 मानो, इसको x2y2 मानो। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। जैसे ये वाला पॉइंट निकालना है, सपोज थिंक अबाउट दिस पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका आंसर निकालना है, इन दोनों का सम करो, 5 + 0 करो, माइनस कॉर्नर वाला कर दो, ठीक है। 12 + 12 करो, माइनस कॉर्नर वाला कर दो, तो आपका इसका आंसर आ जाएगा 0,24, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जैसे आपको ये वाला निकालना है बी, तो ये इस पैरेललोग्राम के बारे में सोचिए बस, ठीक है। ये पैरेललोग्राम के बारे में सोचोगे तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों का सम माइनस कॉर्नर वाला, इन दोनों का सम है ना, इस डायगोनल का सम। तो 5 + 5 माइनस कॉर्नर वाला, कॉमा 12 + 0 माइनस 12 + 0 माइनस 12, तो आंसर हो जाएगा 10,0, राइट है। अगर ये वाला पॉइंट निकालना है, ठीक है, तो ये वाला पैरेललोग्राम सोचना, इस डायगोनल का सम 5 + 0 माइनस साइड वाला, ठीक है ना, 0 + 12 माइनस कॉर्नर वाला, तो माने इसका आंसर हो जाएगा 0 0, राइट है। अब आपका बेस ट्राइंगल जो हो गया ना, बेसिक ट्राइंगल जिसे आप एबीसी कह रहे हैं, ठीक है, वो हो गया 0 0 10,0 और 0,24, ठीक है। थोड़ा समझदारी से देखोगे वैसे भी दिख जाएगा। 0,24 यहां मिलता है, ठीक है, 10,0 यहां मिलता है, और यहां 0 0 मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, 90 डिग्री बन रहा है, यही ऑर्थो सेंटर हो गया, ठीक है, ऐसे। तो मेरा नाम ख्याल है शायद आप में से किसी को भी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, इसी तरह से इसका आप हमेशा के लिए रूल बना लो कोई, कि ये पैरेललोग्राम में, ठीक है, जो पैरेललोग्राम होता है ना, वही आगे पीछे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर सकता है, वही आगे पीछे एक स्क्वायर क्रिएट कर सकता है, वही आगे पीछे एक रोम्बस बना सकता है। माने ये सब अंदर से पैरेललोग्राम ही है, तो इन सभी में लग सकता है ना। ये नहीं कि ये सब समान है, मैंने ऐसा नहीं लिखा है ना। अब जैसे सपोज करो, इसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x2 y2 है, इसके कोऑर्डिनेट अगर x3 y3 है, राइट है, तो इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे इस डायगोनल का सम करना है, राइट है, इस डायगोनल का सम। तो कितना निकल जाएगा, x2 + x3 माइनस साइड वाला, ठीक है, कॉमा y2 + y3 माइनस y1, ये अपना आंसर हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट आप सीधे सीधे चलना, ठीक है। तो ये मैं इस क्वेश्चन के लिए कतई नहीं कर रहा था, उम्मीद है कि आप इसको लेकर के ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, बस सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कि ये चीज फिर निकल जाएगी। अभी एक्सरसाइज में हो गई तो हो गई, फिर नहीं तो हम दूसरे उसमें जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हमको अगर कोई 3 पॉइंट दे रखा है, ठीक है ना, अगर कोई 3 पॉइंट दे रखे हैं और पूछ रहा है कि इस तरह का ट्रायंगल है, उस तरह का ट्रायंगल है, उस तरह का ट्रायंगल है, तो आपको ये भी चेक कर लेना चाहिए कि कोलिनियर ना हो। ये कोलिनियरिटी भी चेक करनी आनी चाहिए आपको, है ना, क्योंकि कोलिनियर होने पर ना ऑब्ट्यूज निकलेगा, ना राइट एंगल, ना एक्यूट एंगल ट्रायंगल, कुछ और हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4,
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है कि एक पॉइंट है 3, -4 और एक पॉइंट है 5, -5, 6। ठीक है, इसको जोड़ने वाली लाइन को एक्स एक्सेस जो है वो किस रेशियो में डिवाइड करता है? तो माइनस का y1/y2 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा माइनस का -4/6 माने 2/3। ये आंसर हो जाएगा, राइट है। क्या पूछा? एक्स एक्सिस y को 0 होता है, इसमें एक गड़बड़ हो गया है। ठीक है, एक्स एक्सिस पूछा है ना, ओके, y = 0। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो y = 0। अच्छा, इससे पहले कि मैं अपनी बात यहां पे रखूं, पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूं। ये एक तरह से मेरे से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x1 y1 x2 y2 करके दो पॉइंट है, इनको एक लाइन ने जोड़ा जिसको एक्स एक्सिस ने डिवाइड करा है। अब एक्स एक्सिस का मतलब होता है y = 0। मुझे नहीं पता इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मैं इसको m/n मानूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, जब मैं इसका y कोऑर्डिनेट निकालूंगा तो इसका y कोऑर्डिनेट निकलेगा my1 प्लस में ny2 डिवाइड बाई m1 प्लस m प्लस n, यही तो निकलेगा। और मेरे को अल्टीमेटली एक्स एक्सिस पर y को 0 रखना है, तो मेरा जैसे ही y को मैं 0 रखूंगा, y को 0 रखते ही my1 प्लस ny2 बराबर 0 आएगा। इससे मुझे my1 बराबर में माइनस का ny2 कहने का मौका पड़ेगा। तो मेरा m/n जो होगा वो क्या निकलेगा? माइनस का y2/y1, यही निकलेगा। अच्छा, अगर ये निकलेगा तो इसका मतलब ये कि माइनस का y2/y1। ठीक है, तो माइनस का 6/-4, इसका मतलब 3/2 या 2/3। ठीक है, आई एक्सपेक्ट की ये कहानी आपको यहां से पकड़ में आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे देख लेना एक और चीज, इसमें हमेशा, अच्छा इसमें है ही नहीं, इसमें वो पॉइंट ही नहीं है। द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल 1,2 मिड पॉइंट ऑफ द टू साइड्स ऑफ द वर्टिसेस सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। छोटा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूं। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बहुत आप पूछ सकते हैं मेरे से। ए जो है वो इन दोनों के जॉइन को, किन दोनों के जॉइन को, कोई पॉइंट है P और Q, ठीक है, जिनके नाम -5 दे रखा है और 3,5 दे रखा है ना। इन दोनों के जॉइन को कोई पॉइंट A जो है वो किसी रेशियो k:1 में काटता है, ऐसी पहली लाइन बोल रही है। द कोऑर्डिनेट ऑफ BC यहां पे ऐसे BC करके दो कोऑर्डिनेट और हैं। ठीक है, B यहां है, C यहां है। ठीक है ना, वो दे रखे हैं 1,5 और ये दे रखा है 7,-2। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन वाला कहता है कि एरिया, इसका जो ट्राइंगल का जो एरिया है वो 2 स्क्वायर यूनिट है ना। अगर 2 स्क्वायर यूनिट है तो कहता है के की क्या वैल्यू होगी। हाँ, तो पहले सबसे पहले इसमें के की वैल्यू निकालने से पहले ए के कोऑर्डिनेट क्या निकलेंगे वो सोच लेते हैं। तो वो दिख रहा है साफ साफ 3k - 5 डिवाइड बाई k+1, और दूसरी तरफ से दिख रहा है 5k+1 डिवाइड बाई k+1, ये मुझे दिख रहा है। सही है। अच्छा, अब क्वेश्चन वाले ने जो पूछा है उसके हिसाब से चल लो 1/2, थोड़ा सा दिल पे पत्थर रखते हुए निर्णय करने पड़ेंगे। यहां पे k+1 हो जाएगा, यहां पे 5k+1 हो जाएगा, यहां पे k+1 हो जाएगा। ठीक है, फिर आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, फिर आएगा -2 और लास्ट में वापस 3k - 5 डिवाइड बाई k+1 और 5k+1 डिवाइड बाई k+1, और इन सब का जो आंसर होगा, और 2 दे रखा है तो +-2 करके, हमने ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन किया था, है ना। ओके, हाँ, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है आपको, ध्यान रखना, मतलब बेसिकली डिटरमिनेंट से भी ज्यादा। अच्छा, अब इसमें भी समझिएगा, अगला क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 8। हालांकि दिखने में इतना आसान है, लोग यूं छोड़ देते हैं। कहते हैं, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि 2a 3a, ठीक है, 3b 2b और c, c, ये सारे एक लाइन में ही है। ठीक है, तो कह रहा है द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट, है ना, द पॉइंट्स विद द कोऑर्डिनेट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। ए बी सी के किसी वैल्यू के लिए नहीं, अगला कहता है सभी वैल्यूज के लिए, दूसरा कह रहा है ए c/5 और b HP में होंगे तब, या a 2/5 और c और b HP में होंगे तब। देखो, कोलिनियर है तो डेल्टा 0 होगा, है ना। तो अगर अपन इसको देखेंगे ना तो 1/2 2a 3a
3b 2b सी और 2a 3a, इन सबका आंसर 0 आना चाहिए। तो मतलब मैं इसको देख रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 4ab माइनस 9ab, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों के से दिख रहा है 3bc माइनस 2bc, ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहां से मुझे दिख रहा है 3ac माइनस 2ac, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल टू 0। यही है ना। अच्छा, अब मुझे यहां क्या क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है माइनस का 5ab, माइनस के 5ab को उधर भेज रहा हूं, 5ab, यहां से बच रहा है bc प्लस यहां से बच रहा है ac। अब मैं abc से अगर भाग लगा दूं तो abc से भाग लगाते 1/a, ठीक है, यहां पे abc से भाग लगाते 1/b, यहां abc से भाग लगाते 5/c, सही है, बनता तो यही है। लेकिन यहां पर 5/c को बड़े स्मार्टली 1/c/5 लिखो, ठीक है, फिर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो। कर दिया। करने के बाद इसे जरा ध्यान से देखो कि लिखा हुआ दिख रहा है 1/a 1/b और यहां 2 कुछ कुछ लिखा हुआ है। अगर कभी भी ऐसा होता है ना कि 1/a 1/b 1/a प्लस 1/b बराबर 2/c होता, तो हम कहते a फिर c फिर b HP में है। अब यहां पे क्या है, यहां पे हम कहेंगे कि a है ना, फिर यहां जो लिखा है, यहां क्या लिखा है 2c/5 और b HP में है, इसलिए क्वेश्चन करवाया मैंने, ठीक है। हाँ, क्योंकि इसमें स्टूडेंट्स लोगों को ये क्लिक नहीं करता कि आखिरकार कहानी क्या है, ठीक है। अब लोकस का क्वेश्चन है ना, 9th और 10th, अभी तक मैंने लोकस का एक भी क्वेश्चन नहीं कराया, तो वेट फॉर दैट, उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट है ना, क्वेश्चन नंबर 12। द क्वेश्चन ऑफ द लाइन कटिंग द इंटरसेप्ट ऑफ द 3 ऑन द नेगेटिव एक्सिस एंड इंक्लाइंड एट द एंगल ऑफ, अच्छा ये हो जाएगा आपसे, ठीक है, एम और सी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट -3,5 सच दैट द पॉइंट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस इज डिवाइडेड बाय, ऑलरेडी करवा चुका है ऐसा क्वेश्चन। द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइंट हो गया। द नंबर ऑफ द पॉसिबल स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू 2,3 फॉर्मिंग अ ट्रायंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस हुज एरिया, मैं ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूं, ठीक है। अच्छा ये नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि एक 2,3 से पास आउट होने वाली लाइन है, ऐसे करोड़ों लाइनें पास आउट हो सकती है, ये ट्रायंगल बना रही है, इसका एरिया 12 है, ठीक है ना। कहता है कितनी ऐसी लाइनें पॉसिबल हैं, ठीक है ना, ये लाइनें जानना चाह रहा है, हमने लाइन के बारे में कभी बात नहीं करी, ठीक है ना। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है कि y-3 इज इक्वल टू m इंटू x-2 करके ये लाइन में मान लेता हूं, ठीक है ना। अगर मैंने ये लाइन मान ली तो मुझे पता है कि ये कह रहा है कि इससे बनने वाला एरिया 12 होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले उसके लिए अपन y को 0 कर देते हैं, तो y को 0 करते ही, ठीक है, x की वैल्यू निकल रही है 2m - 3 डिवाइड बाई m, सही है। अच्छा, और x को 0 करते ही, ठीक है, y की वैल्यू निकल रही है 3 - 2m, सही है। अच्छा, अब मेरे से ये कह रहा है ये वाला पॉइंट तो 0 0 है ही, सही है, तो मुझे यहां से दिखेगा 1/2, ठीक है, 0 3 - 2m 0 0 2m 2m - 3/m 0, और वापस किससे शुरू किया था 0 3 - 2m, और इन सब का आंसर ±12, सही है। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 0, वाह, तो फिर हमारे पास बचा क्या, प्लस लास्ट में ये बचेगा, तो ये बच गया कितना 2m - 3/m मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2m, और इन सब का मल्टीप्लिकेशन ±24 आ रहा है, राइट है। ओके 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 ओके, देखो कितना इंटरेस्टिंग है ना, 3 - 2m 2m - 3, मतलब ये एक तरह से माइनस ऑफ, है ना, 4m², 2m - 3 का होल स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 9 माइनस का 12m प्लस का 9 बराबर में ±24m बन रहा है, राइट है। तो मैं अगर इसको देखता हूं तो मुझे दिख रहा है 4m² - 12m प्लस का 9 इज इक्वल टू प्लस माइनस की जगह -+24m, राइट है, ऐसा। तो मैं यहां से देख रहा हूं 4m², अगर मैं माइनस का लेता हूं तो इधर आके प्लस का 12m प्लस का 9 बराबर 0, एक काम खत्म। एक तरफ देख रहा हूं 4m² माइनस का 12m प्लस का 9 बराबर माइनस का 24m, ये दिखेगा आपको, एक बार प्लस का 24 एक बार माइनस का 24 था,
तो -24 इधर आके प्लस का, और प्लस का 24 इधर आके माइनस का, तो माइनस का 36m हुआ, प्लस का 9 बराबर 0, ये हुआ। तो यहां से बन जाएगा m² माइनस 9m, नहीं कुछ भी नहीं बनेगा, 9 है ना, ये हो गया 2m माइनस 3 का होल स्क्वायर हो रहा है क्या? जल्दी सोच यार, नहीं नहीं हो रहा ना, वो वाला जरूर हो रहा है शायद, उधर वाला बन रहा है 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर। तो यहां से m की a की वैल्यू प्रकट हो रही है माइनस का 3/2, सही है। इधर क्या हो रहा है, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे शायद, ठीक है। 36 से 36 वापस लाना है, 36 से 36 कैसे वापस आ जाएगा भाई? लेकिन ये बात पक्की है, इसका d देख लेते हैं, इसका d अपने आप में 36 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 4 है, विच इज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये बात पक्की है कि इसके फैक्टर जरूर होंगे। तो इससे m की 2 वैल्यूज मिलेंगी, मुझे इससे मतलब नहीं क्या मिलने वाली है। m की एक वैल्यू यहां से मिल रही है, m की 2 वैल्यू यहां से मिल रही है, इसका मतलब 3m की वैल्यू मिलेगी, माने 3 स्ट्रेट लाइन बनेगी बस। और क्वेश्चन में यही जानना है उसे कि कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। डन है? कुछ रह गया मेरे से? सेव ऐसा नहीं अंतिमा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी साइड पे कुछ हुआ है, ठीक है। बस अभी आज के दिन पे अपन 16 क्वेश्चन, कल के दिन पे फिर से कुछ 32-33 तक जो भी है हो सके अपने सीमित समय के अंदर निकाल करके देख लेना, ठीक है, ताकि आप जब क्वेश्चन करो ना तो आपसे क्वेश्चन बने, है ना। बस हाँ, कोई अगर बाय द वे आपसे क्वेश्चन, मतलब इसमें आप चूकना नहीं, ये आपको करना ही है, ठीक है ना। नहीं तो एक बार जैसे गाड़ी निकल गई। स्ट्रेट लाइन की खास बात है, प्रैक्टिस ही इसको ठीक ठाक बना देती है। स्ट्रेट लाइन में वैसे भी बहुत ज्यादा कुछ लड़ने भिड़ने लायक होता नहीं है। कल के दिन पे हम लोगों ने फॉर्म्स बना ली थी, ठीक है। अच्छा अगले पे चलते हैं भाई, नेक्स्ट अगला, ठीक है। अगला टाइटल है इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। हालांकि इसका यूज ना के बराबर है, ना के बराबर, लेकिन इसके नाम पे पूरा एक चैप्टर ही बेच दिया जाता है इस अकेले के भरोसे कि डिटरमिनेंट पढ़ा दो पूरा 11th में। तो पहले तो चलो ठीक है, हाँ चलेगा ना, वही है ये आशीष, है ना। इक्वेशन ऑफ लाइन इन द डिटरमिनेंट फॉर्म। अब इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म की अगर बात की जाती है ना, तो हम लोगों ने एक चीज तो देख ही रखी है कि अगर भाई कोई 3 पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ठीक है, जैसे मान लो अगर किसी ने बोल रखा है x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है, अगर मान लो ये कोलिनियर है तो अभी बात हुई थी, अगर ये कोलिनियर होंगे तो हम कहेंगे इनका डब्बा x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 0 होता है। ये सबको याद है, बी पे आ जाओ जल्दी से दौड़ करके, राइट है, ये सबको याद है। अच्छा हो रहा होगा, ये कह सकते हैं कि ये फिर भी हो सकता है जो तुम्हारी तरफ से बात है ना। अच्छा वैसे ही अगर, है ना, लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 और x2 y2 कोई मांगे तो हम लोग ये कहते हैं कि y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है, अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 होगा। ये होते ही ये बोलते हैं। इसी लाइन को अगर भाई हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं x y1 x1 y1 1 x2 y2 1 इक्वल टू 0, ठीक है। खोल के देख लेना, इसमें एग्जैक्टली यही चीज निकलती है, ठीक है। अच्छा अब ये जो कुछ भी लिखा है, ठीक है, ये और ये उसकी डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाती है, ये उसकी डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, ये काम खत्म, ये उसकी डिटरमिनेंट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। अच्छा अब ये जो डिटरमिनेंट फॉर्म है, ठीक है, अब इससे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे किसी ने कहा, क्या क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, फाइंड इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, इसकी इक्वेशन बताओ सर। हाँ तो लीजिए ना, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर चाहिए तो हमारे को पता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में क्या होता है ना, ये ए है, ये बी है, ये सी है,
इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर बाय द वे मैंने x2 y2 मान लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैंने x3 y3 मान लिए, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैंने x1 y1 मान लिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि ये अगर एंगल है तो इसको बिल्कुल बीच में से बांटता हुआ जो लाइन जाएगा वो यहां आके टकराएगा, जिस पॉइंट को अपन डी कहेंगे, और ये डी इसका मिड पॉइंट नहीं होगा। ठीक है, डी कहां होगा? डी जो से सी है तो इसकी लंबाई स्मॉल सी, इसकी लंबाई स्मॉल बी होगी, तो डी इस पूरी लाइन को C/B के रेशियो में काट रहा होगा। और अगर बाय द वे इसके रेशियो में काट रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इस डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो CX3 प्लस में BX2 अपॉन में C प्लस बी, CY3 प्लस में BY2 अपॉन में C प्लस बी के बराबर होंगे। और अगर आपको कोई भी लाइन के दो पॉइंट मिल जाएं तो आपके पास रखने के दो रास्ते हैं। तो मैं अगर डिटरमिनेंट फॉर्म में दिखाता तो मैं कैसे दिखाता? मैं ऐसे ही दिखाता x y1, ठीक है ना। फिर थोड़ी देर बाद में मैं बोलता कि पहला पॉइंट है x1 y1 1, दूसरा पॉइंट है CX3 प्लस BX2 अपॉन C प्लस बी, ठीक है ना, CY3 प्लस में BY2 अपॉन C प्लस बी एंड 1 इक्वल टू 0। ऐसे भी बोल सकता था। अच्छा, ऐसे बोलने के साथ साथ ऐसा भी तो बोल सकता था सर मैं कि x1 y1 1, और मैं इस 1 को भी ऐसे लिखता CX3 प्लस में BX2 अपॉन में C प्लस बी लिखा, CY3 प्लस में BY2 अपॉन में C प्लस बी लिखा, और इसे 1 ना बोल करके C प्लस बी बाई C प्लस बी लिख दिया। ऐसे भी तो लिख सकता था मैं, ऐसे भी तो लिख सकता था। और अगर ऐसे लिख सकता था तो आप कहते हैं कि सर किसी भी रो में से कांस्टेंट कॉमन ले लो, तो C प्लस बी कॉमन आता। अगर C प्लस बी कॉमन आ रहा होता तो मुझे कैसे दिखता? C प्लस बी यहां से गायब दिखता, यहां से भी गायब दिखता, यहां से भी गायब दिखता, और ये 0 में चला जाता 1 अपॉन होने के बाद में। अच्छा, फिर किसी के दिमाग में जरूर आ सकता था कि सर क्यों ना मैं इसे सर दो डिटरमिनेंट के तौर पे लिखा सकता हूं क्या? हाँ, लिखवा सकते हो। पहले में आता xy1 x1 y1 1, ठीक है, x1 y1 1, और दूसरे वाले में आता CX3, ठीक है, CY3 C, ठीक है। माने अब मैं क्या कर सकता था, याद है ना, इसमें से भी C गायब, C गायब, C गायब, और C को कहां रखता? बाहर। वैसे ही यहां पे क्या होता बचे हुए में BX2 है ना, BX2 BY2 और B, और इसमें से B बाहर कर देता। सही है। तो हम जब ऐसे लिखेंगे ना तो अब तो दुनिया कहेगी वाह बहुत बढ़िया लिखा आपने, इंटरनल बाइसेक्टर की क्या क्या जबरदस्त चीज लिखी है आपने फॉर्मेशन, है ना। तो एक्चुअल में ये लिखो या ये लिखो एक ही बात है, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई, याद रखना। ये लिखने का तरीका है, बस ये समझ लेना, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ये, ठीक है। एक और क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A and parallel to BC, पैरेलल टू BC। लाइन बताइए जो A से पास आउट हो और BC के पैरेलल हो। लाइन बतानी है जो, है ना। अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि मैं एक ट्रायंगल के बारे में जरूर सोचूंगा, तो मैं अगर सोचूंगा तो मुझे पता है एक पॉइंट A होगा तो मुझे x1 y1 करके कुछ मानना चाहिए, B पॉइंट जो है उसे मुझे कुछ x2 y2 मानना चाहिए, C पॉइंट जो है उसे मुझे कुछ x3 y3 मानना चाहिए। अब क्वेश्चन वाला क्या चाह रहा है कि एक ऐसी लाइन बताइए जो A से गुजरे और BC के पैरेलल हो। सही है। अब कहानी में क्या है, इस कहानी के अंदर हमारे को क्या चाहिए? इस कहानी में हमारे को ये चाहिए, देखो भाई एक्चुअल में किसी भी लाइन के लिए दो पॉइंट मिले या स्लोप मिले, ठीक है। अच्छा, अब यहां से स्लोप, या तो मैं इसकी स्लोप निकालू तो फिर वो स्लोप फॉर्म में गिन लिया जाएगा, लेकिन मुझे आंसर डिटरमिनेंट फॉर्म में देना है। तो भाई डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे दे सकता हूं? मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में ऐसे दे सकता हूं कि मैं बहुत ही समझदारी से इस AB लाइन के पैरेलल एक और लाइन खींचूंगा। खींचने के बाद में मुझे अच्छे से पता है कि ये जो पॉइंट होगा इसको अगर मैं P कहता हूं, ठीक है ना, तो इस P की जो वैल्यू होगी वो इन दोनों का सम, याद आया,
x1 प्लस x3 का सम माइनस x2 कॉमा, ठीक है, कॉमा दूसरी तरफ से क्या निकलेगी, y1 प्लस y2 का सम, y1 प्लस y3 का सम, ठीक है, y1 प्लस y3 का सम माइनस y2, माने मेरे पास एक पॉइंट इस लाइन पे है। अब अगर इस पॉइंट पे, इस लाइन पर एक पॉइंट है तो मुझे स्लोप की जरूरत ही नहीं है। मुझे अगर दो पॉइंट दे दो तो मैं डिटरमिनेंट फॉर्म सोच सकता हूं। तो मैंने डिटरमिनेंट फॉर्म सोचनी चालू करी कि साहब एपी लाइन की इक्वेशन क्या होगी। एपी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई वन, ठीक है, फिर पहला पॉइंट x1 y1 1, अब दूसरा पॉइंट बहुत ही दिखने में गंदा सा है, x1 प्लस x3 माइनस x2 y1 प्लस y3 माइनस का y2 और 1 इक्वल टू 0, दैट्स इट। ये मेरी फॉर्मेट होगी, ठीक है। अब चाहो तो थोड़ा, अगर आप समझदार हो तो मैं आपके सामने अगली लाइन लिख देता हूं, अगर आप समझ जाओ तो बहुत बढ़िया। किसी लाइन को सर ने ऐसे लिख दिया होगा पक्का, ठीक है, x1 y1 1 x3 y3 1 माइनस ठीक है, माइनस यहां हो जाएगा x1 x1 y1 1 और दूसरी तरफ से हो जाएगा x2 y2 1 इक्वल टू 0, है ना। देखो ये क्या है ना, ये फोर्सफुल फीडिंग है, मतलब सामने वाले ने, अब कोई रेयर केस में ही डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करता है, कोई रेयर केस में डिटरमिनेंट फॉर्म का यूज करता है, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये पढ़ाया जाता है, एरिया के बारे में बताया जाता है, कोलिनियरिटी के बारे में बताया जाता है, तो डिटरमिनेंट का कई बार यूज होता है, तो डिटरमिनेंट भी पढ़ा देते हैं इस चक्कर में, ठीक है। नहीं अलग अलग करा, लेकिन ये जो था ना, ये 1 था ना, ये मेरे लिए 1 प्लस 1 माइनस 1 बना, ध्यान रखना ऐसा। एक्सपेक्ट की ये कहानी समझ में आई होगी नवजोत, है ना। ये मेरे को पक्का था, यकीन था कि ये अटक सकती है बात, ठीक है। अच्छा अगला पॉइंट है, अगले पे चले। नेक्स्ट टाइटल है एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, राइट है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। वैसे तो आपको रटा हुआ होगा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालनी है, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं अपनी तरफ से दो लाइंस के बारे में बात कर लेता हूं, ठीक है। जैसे ये सपोज करो एक्स एक्सिस है, ये हमारी लाइन 1 है, ये हमारी लाइन 2 है, ठीक है, ये लाइन 1 ये लाइन 2, ऐसा करना है। तो ये ऑब्वियस ही बात है, कुछ θ1 बना रही होगी, कुछ θ2 बना रही होगी, और इन दोनों के बीच का एंगल ये वाला अल्फा मान ले, ये हालांकि ये वही माना जाता है, दोनों में बराबर है ना, लेकिन मैं अल्फा की बात कर रहा हूं। और अगर मैं अल्फा की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले दौड़ करके मैंने ये ट्रायंगल खींचा, ये ट्रायंगल दिखाओ भाई बच्चों को, ये ट्रायंगल दिखा, इस ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो θ1 है, एक्सटीरियर एंगल अंदर के दो इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो θ2 प्लस अल्फा बोल दूं, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा ऐसा, तो दोनों तरफ tan पहना दूं, tan पहनाते ये हो जाएगा, और अगर ये पहनाऊंगा तो ये कितना पढ़ने में आएगा, tan θ1 माइनस में tan θ2 अपॉन नीचे कितना 1 प्लस tan θ1 इंटू tan θ2, यही तो पढ़ूंगा मैं। और अगर ऐसा है तो ये कितना हो जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 हो जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा, tan अल्फा की। बात करें सही बात है ना। अब बेसिकली नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वैसे देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं एक्स और वाई की कुछ वैल्यू पे 0 होगा, सारी वैल्यूज पे थोड़ी ना होगा, हाँ। लेकिन जब तक नहीं पता चल रहा तब तक तो हमारे लिए वो इक्वेशन है ना श्रेयांश, ठीक है। तो tan अल्फा बराबर में हो गया m1 माइनस m2 अपन 1 प्लस m1 m2, है ना। ये एंगल बिटवीन टू लाइंस है। हाँ ये और बात है कि अगर हमें कभी एक्यूट एंगल निकालना होता है ना, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, तब हम लोग कहते हैं कि उस केस में एक काम करना कि tan अल्फा बराबर मॉडुलस में m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 यूज करना, ठीक है। जिससे क्या होगा ना, नेगेटिव जो होगा वो पॉजिटिव में बदल जाएगा और छोटा आंसर आ जाएगा। तो हम लोग नॉर्मली जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं ना वो एक्यूट एंगल है, हम लोगों को रटा दिया जाता है कि मॉडुलस के साथ ही होता है, नहीं फार्मूला तो बेसिकली ऐसा होता है, लेकिन कोई पूछे तो ऐसा होता है। अच्छा अगर ये तो हुआ पहला पॉइंट है ना, सेकंड पॉइंट, अगर किसी ने पूछा ना एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एंगल बिटवीन टू लाइंस अल्फा भी है ना, एंड पाई माइनस अल्फा भी है।
जिसे बीटा कह रहे हैं वो बेसिकली पाई माइनस अल्फा है। तो किसी भी लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं, 60 डिग्री भी एंगल होता है तो 120 डिग्री भी एंगल होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों बातें समझ के चलना कि हाँ ये बात भी सही है, राइट है। अब दूसरी बात करिएगा, अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3, राइट। अब पॉइंट नंबर 3 पे पधारो। तीसरा पॉइंट क्या कह सकता है? तीसरा पॉइंट कहता है कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको सुनने में आया M1 और M2 बराबर है, ठीक है ना, तो एंगल बिटवीन लाइंस जीरो भी हो सकता है और लाइंस पैरेलल भी हो सकती है, ठीक है ना। तो आपका अल्फा जो है वो जीरो भी हो सकता है या फिर लाइंस L1 और L2 पैरेलल भी हो सकती है, है ना। पॉइंट नंबर 4 पे आ जाओ, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या कहता है? चौथा पॉइंट कहता है कि अगर M1 M2 इज इक्वल टू -1 है देन L1 और L2 परपेंडिकुलर होंगी, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट कहता है कि L1 अगर L2 के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर हो देन M1 M2 इज इक्वल टू -1 मे बी पॉसिबल। मैंने ये नहीं कहा कि M1 M2 इज इक्वल टू -1 होगा, ठीक है ना। आप में से सभी बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि अगर बाय द वे हमारे दिमाग में होता है कि L1 L2 अगर दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर तो M1 M2 -1 तो होगा ही होगा। नहीं, कोई जरूरी नहीं है ऐसा। जैसे मान लो एक लाइन जो थी ना L1 वो परपेंडिकुलर थी ऐसे, ये आपका एक्स एक्सिस है ना। यहां से एक और लाइन है जिसका नाम L2 है, सही है। अगर आपने इनके बीच का अल्फा निकाला तो M1 M2 इज इक्वल टू -1 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा पता है आपको? इसलिए नहीं आएगा कि जो L1 है ना उसका M अनडिफाइंड हो गया, याद आ रहा है आपको? इसका M इनफाइनाइट हो जाएगा, ध्यान रख लेना। तो उस केस में हम क्या करते हैं ना, उस केस में बहुत सारे तरीके हैं वैसे तो, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाए, मान लो कोई भी एक जना जो है इनफाइनाइट हो जाए, उस केस में क्या किया जाएगा? उस केस में बस सिंपली से इतना सा समझा जाता है कि tan थीटा में मान लो लेट से M1 जो है वो इनफाइनाइट हो गया और इसकी वैल्यू M2 ही है, तो अपन बोलेंगे M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। अब अंदर से हम जानते हैं कि ये भैया जो है इनफाइनाइट देने के मूड में है, दोनों, ये भी इनफाइनाइट देगा वो भी इनफाइनाइट देगा, दोनों इनफाइनाइट देंगे। तो दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम। अगर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे को पता चलेगा M1 M2 कट जाएगा, यहां रह जाएगा 1 माइनस M2 बाई M1, M2 बाई M1, और नीचे क्या रह जाएगा? ठीक है, नीचे रह जाएगा 1 अपॉन M1, ठीक है, प्लस में M2 ये रह जाएगा। अच्छा, बाहर मॉड चल ही रहा है, ठीक है। तब तक क्या होगा? हमको पता है M1 तो इनफाइनाइट देगा, इनफाइनाइट देते ये वाली पार्टी तो जीरो हो गई, ये इधर ये वाली पार्टी जीरो हो गई, तो हमारे को पता चलेगा हमारा tan अल्फा बराबर में क्या निकला? उस केस में tan अल्फा बराबर निकला मॉडुलस ऑफ 1 बाई M2, ये ध्यान रखना। हाँ ठीक है। अब आप M1 M2 को अगर -1 करोगे ना, बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं, संभव ही नहीं है। अगर ये लाइन दोनों दूसरे परपेंडिकुलर होती तब भी M1 M2 -1 नहीं होता, होता ही नहीं, क्योंकि एक जना इनफाइनाइट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब ये तो खैर छोटी छोटी बातें, पॉइंट नंबर 5 भी हो गया। पॉइंट नंबर 6 पे आ जाओ आप, ठीक है। छठा पॉइंट भी देख लेते हैं, लगे आता हूं क्या बात चल रही थी दिमाग में। हाँ, बार बार आप लोग पूछ रहे थे ना कि सर M1 M2 इज इक्वल टू 1 कब होता है ना। तो M1 M2 अगर 1 हो गया तो M1 बराबर में 1 अपॉन M2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में अपने को पता चला कि ये tan अल्फा है तो ये cot अल्फा हो गया, ठीक है ना। tan अल्फा अगर cot अल्फा के बराबर हो गया तो अपने को पता चलेगा कि tan अल्फा cot अल्फा के बराबर है, ठीक है। एक सेकेंड, इसको भी थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं ना। इसका मतलब ये कि tan थीटा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा 2, या cot थीटा 2 बोल दो चलेगा, जिससे बोल देते हैं cot थीटा 2, यही होगा। और अगर ऐसा हो गया तो हमारे को पता चलेगा थीटा 1 बराबर में पाई बाई 2 माइनस थीटा 2, इसका मतलब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90। तो जब भी दो लाइंस का सम 90 डिग्री दे रहा हो, ठीक है, जब भी दो लाइंस का सम 90 डिग्री दे रहा हो, है ना, तब दोनों लाइंस का सम 90 हो, ठीक है। जैसे
दो लाइंस का अलग अलग एक्स एक्सिस पे बनने वाला एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, ठीक है, तब तब हम कहते हैं कि M1 M2 इज इक्वल टू 1 होता है। चलो आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है, लाइंस आर मेकिंग ये मजेदार था। ठीक है, हाँ तो अगर ध्यान रखना, लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्स एक्सिस। अगर नोट है तो फिर क्या जरूरत है। ठीक है, लाइंस आर मेकिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स विद एक्स एक्सिस। ठीक है अगले पे चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। L1 अगर L2 के पैरेलल है, तो अगर पहली लाइन जो है वो अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ये अगर आपका L1 है, देन L2 जो होगा वो ax प्लस बी वाई प्लस के इक्वल टू 0 होगा। राइट है भाई। 8 अगर L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर है और L1 अगर आपके पास में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, देन L2 के टाइम पे, ठीक है ना, a और b आपस में ट्विस्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहां k आ चुका होगा, लेकिन यहां पर जो भी साइन है y का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना a कॉमा b ट्विस्ट होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट साइन ऑफ y चेंज। ठीक है, साइन ऑफ y जो होता है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे अपने को पता है कि किसी ने लिख दिया 3x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है ना, देन जो भी परपेंडिकुलर लाइन होगी, ठीक है, उसमें क्या होगा, 3 और 4 ट्विस्ट होंगे, 4x बन जाएगा, 3y बन जाएगा। ये नहीं कि -4 उधर गया, नहीं बोला मैंने, है ना। और साइन ऑफ y माइनस है तो प्लस में बदल जाएगा, प्लस का k बराबर 0। ठीक है, कभी कंफ्यूजन हो जाए तो, सर हम भूल गए, कंफ्यूज हो गए तो कुछ नहीं, इसकी स्लोप सोचना, इसकी स्लोप हो जाएगी माइनस में 3 अपॉन -4। सही है ना, माइनस में x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट, तो आपकी स्लोप कितनी बन गई। अब सोचोगे तो दिखेगा, देखो अब इसकी स्लोप सोचो, इसकी स्लोप सोचोगे तो आपको दिख जाएगा माइनस में 4/3। देखो दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ रहा है, माने दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव बना देंगे, माने L1 और L2। अरे कीर्ति, जैसे मान लो ऐसा होता है ना कई बार बच्चे कि कोई लाइन परपेंडिकुलर होती है एक्स एक्सिस के, तो उसकी स्लोप अनडिफाइंड या इनफाइनाइट बोली जाती है ना, क्योंकि थीटा तो 90 हो गया ना, इसलिए अपन ने इनफाइनाइट लिया था वहां पे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज अगला है टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब अपना जो टाइटल है ना वो क्या है, टू फाइंड, ठीक है, टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ लाइंस, इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बाय 3 गिवन लाइंस, बाय 3 गिवन लाइंस। ठीक है, टू फाइंड टेंजेंट ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल बाय 3 गिवन लाइंस, है ना।
अब जैसे इसमें क्या है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जगह है, ये इंटरेस्टिंग जगह है साहब, है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। इसमें हम जो तीन लाइनें ले रहे हैं ना, वो तीनों का स्लोप धीरे धीरे कम हो रहा है। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने एक लाइन दी, इसका नाम L1 है, ये कुछ समथिंग कुछ थीटा 1 एंगल बना रहा है। ठीक है, अच्छा एक लाइन ले ली हमने L2, ये कुछ इससे कम एंगल बना रहा है, थीटा 2 मान लेते हैं। ठीक है ना, अच्छा अब एक तीसरी लाइन और ले रहे हैं हम लोग है ना, तीसरी लाइन और ले रहे हैं जो कि कुछ इस तरह से और ढलती हुई गई है, इस तरह से। ठीक है, ये को थीटा 2 एंगल बना रहा है। अगर ये तीनों लाइनों से पूछा जाए कि भाई तुमने ट्रायंगल कहां बना लिया, तो वो ट्रायंगल यहां बनाया बेसिकली, दिख रहा है आपको। तो ट्रायंगल की तीन लाइनें जो हैं वो अपने आप में, है ना, ये तीन अलग अलग एंगल्स बना रही है। तो पहली चीज जो सबसे पहले है ना, वो ये कि हमारी तरफ से थीटा कम हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना सबसे पहला काम होता है, जो भी हमारे पास में L1 L2 L3 होता है ना, उनको सबसे पहले डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ स्लोप में अरेंज करना होता है। ठीक है ना, अरेंज L1 L2 L3 इन डिसेंडिंग स्लोप्स। ठीक है, इसे डिसेंडिंग स्लोप्स की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो L1 L2 L3 हमारे पास में L1 L2 L3, ये तीन लाइन बना लो सबसे पहले तो डायग्रामेटिकली। ठीक है, जैसे ही आपके पास में तीन लाइनें बन जाएं, है ना, अब सबसे पहला काम निकालना है हमारे को, जैसे इसमें ABC नाम भी रख लेते हैं। इसमें अगर अपन ने ABC नाम रख लिया तो A, फिर इसका नाम B, इसका नाम C रख लेते हैं ABC। ठीक है, अगर अपन ने रखा A, अगर मुझे A के बारे में सोचना है तो मैं सबसे पहले आपसे इस ट्राइंगल के बारे में बात करूंगा, राइट है। तो अगर मैं इसके बारे में बात करूंगा तो मुझे पता है ये जो एंगल ए है, ये बेसिकली ध्यान से देखो तो ये जो एंगल ए है, ये एक तो इस लाइन से बना है, एक इस लाइन से बना है, ये दो लाइन से बना है ना। तो ये वाली जो लाइन है ये बेसिकली L2 है, और ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये बेसिकली क्या है, L1 है। तो L1 और L2 के एंगल आ गए। तो जब मैं इसकी बात करता हूं तो ट्राइंगल से मैं देख सकता हूं कि थीटा 1 एक्सटीरियर एंगल है और ये इन दोनों का सम है। तो मैं यहां से कह सकता हूं कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 प्लस ए है। इसका मतलब मैं समझ गया कि ए की वैल्यू थीटा 1 माइनस थीटा 2 है। अगर मैं दोनों तरफ टेंजेंट बना देता हूं तो टेन ए बराबर में टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 2 कह दूं, है ना। अगर मैंने टेन लगाया, एक बार लिख देता हूं, टेन में कितना हुआ, थीटा 1 माइनस थीटा 2 हुआ। अच्छा, इसको जब मैं खोलूंगा तो मेरे पास निकलेगा M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। ये मेरा क्या आएगा, टेन ए आएगा, राइट है, ये मेरा टेन ए आ गया। अच्छा, अब मैं चलता हूं बी की ओर, राइट है। अब बी एंगल इन दो लाइनों से बना है, सही है, इन दो लाइन से। इस लाइन का पीछा करता हूं तो L2 निकलती है, इस लाइन का पीछा करता हूं तो L3 निकलती है, सही है। तो पहला काम खत्म हो गया। अब मैं सेकंड जॉब पे जा रहा हूं। सेकंड क्या कहता है, सेकंड कह रहा है मेरे को कि जब मैं बात कर रहा हूं बी की, है ना, तो मेरे को किस किस के बारे में पता चल रहा है, एक ये लाइन और एक ये लाइन। अब बाहर वाला एंगल कौन है, थीटा 2, ये कौन है, थीटा 1, और ये वाला एंगल इज एंगल बी, ये वाला एंगल इज एंगल बी, इसको बी कह सकता हूं ना, बी। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि थीटा 2 जो है वो बी और थीटा 3, ठीक है, का सम है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि थीटा 3 प्लस बी बराबर में थीटा 2 है। तो मेरे पास बी की क्या वैल्यू मिल रही है, थीटा 2 माइनस थीटा 3। अगर मैं टेन पहनाता हूं तो टेन बी बराबर में टेन ऑफ दिस। ठीक है, तो जिस दिन भी खोलूंगा टेन ए माइनस बी का फार्मूले से मुझे क्या मिलने वाला है कि टेन बी इज इक्वल टू में M2 माइनस M3 अपॉन 1 प्लस M2 M3। ये भी काम डन। ठीक है, इसी तरह से जिस दिन मैं सी का पीछा करूंगा तो देखो जरा ध्यान से, टेन ए M1 माइनस M2 अपन 1 प्लस M1 M2, M2 माइनस M3 अपन 1 प्लस M1 M3, और यहां से मुझे टेन ऑफ सी क्या मिलने वाला होगा, M3 माइनस M1 अपॉन 1 प्लस M1 M3, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, है ना। सही है, आई एक्सपेक्ट की कहानी पकड़ में आ जाएगी।
ठीक है, अब जैसे हमारे पास में ये बना ना, तो हमारे पास कहानी तो बनी गई। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या है ना, ये जितना भी जो है, ठीक है, नहीं नहीं M1 माइनस M3 नहीं आएगा। देखो आप जिसे एंगल सी बोलोगे ना, तो एंगल सी आप इसको बोलोगे, तो एक्चुअल में एंगल सी नहीं निकलेगा, वो पाई माइनस एंगल सी निकलेगा। हाँ, M3 माइनस M1 निकलेगा। देखो कैसे निकला, M1 माइनस M2, M2 माइनस M3, M3 माइनस M1, M1 माइनस M3 नहीं निकलेगा। ठीक है ना, हाँ वो पाई माइनस सी निकलेगा बेसिकली, ये वाला एंगल। ये निकालने के लिए आपको पाई माइनस सी निकालना पड़ेगा, मतलब आई मीन ये वाला जो एंगल है ये निकालोगे ना तो पाई माइनस सी निकलेगा। ए और बी बाई चांस सही सही मिल गए, ठीक है, तो वो टेन पाई माइनस सी जो होगा ना वो माइनस क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से M1 माइनस M3 आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट। ओके 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 ओके, व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। हाँ नेक्स्ट इज, ठीक है, एक और टाइटल ले लेते हैं। नेक्स्ट इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम x1 y1 ऑन लाइन lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0। अगर बाय द वे कोई हमसे ये टाइटल के बारे में बात करता है, ठीक है, अगर कोई हमसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात करता है, तो बेसिकली वो ये जानना चाहता है कि ये लाइन अच्छी खासी जा रही थी lx प्लस में my प्लस में n बराबर 0, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया। ये सपोज करो ये वाला पॉइंट x1 y1 था, और ये परपेंडिकुलर जो था ना ये q पर आके गिरा, तो q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये बस बेसिकली जानना है। तो q के कोऑर्डिनेट जानने का सबसे बढ़िया रास्ता क्या है कि अगर आप इसे x, y मानते हो, ठीक है, ठीक है, तो q को हम लोग x, y मान लेते हैं। ठीक है, अगर मैंने x, y एज्यूम कर लिया, तो यहां से होना चाहिए x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 अपॉन इस x का कोफिशिएंट l ले लो, ठीक है, यहां पे m ले लो, राइट है, करेक्ट है। अच्छा फिर माइनस, ठीक है, अब इसी लाइन के अंदर इस लाइन में उठा करके ये वाला पॉइंट डाल दो। अगर आप इस पॉइंट को डालोगे तो क्या मिलेगा, lx1 my1 प्लस में n अपॉन में, ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। दिस इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फार्मूला ये है। हाँ ये साइकिल में चलेगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा अगर इधर की तरफ देखेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर के बाद में दूसरी चीज हर एक जना यही करवाता है कि इमेज ऑफ x1 y1 इन lx प्लस my प्लस n बराबर 0। ठीक है, तो इमेज कहां निकलेगी, इमेज यहां निकलेगी, इस पॉइंट को r कह देता हूं मैं। तो r को अगर मैं अल्फा कोमा बीटा मानता हूं, ठीक है, तब की बार मेरा आंसर हो जाएगा अल्फा माइनस x1, ठीक है, अपॉन l बीटा माइनस y1 अपॉन m इज इक्वल टू में बस यही फार्मूला लगे, बस 2 लग जाएगा। ठीक है, l x1 प्लस m y1 प्लस में n अपॉन l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। याद रखना हमसे 2 गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, एक गलती तो पक्की है फिक्स, कि लोग अक्सर यहां अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट लगाया और अब गए। ठीक है, अंडर रूट नहीं लगाना, बस यहां पे बचा के खेल जाना है ना। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि आप इस टाइम ज्यादा कोई गलती करेंगे, लेकिन फिर भी थियोरेटिकली बात कह देना एक बार सही रहता है। राइट है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम -2,3 टू लाइन 2x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0। इस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगा है भाई सामने वाले ने। ठीक है, अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मांगा है तो अपन तो सीधे से लिखेंगे x माइनस इसका -2 अपॉन इस पार्टी का 2 इजिकल टू y माइनस 3 अपॉन इस पार्टी का -3। ठीक है, इजिकल टू में इन्हीं दोनों का स्क्वायर का सम 2 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर यहां लगा देंगे, बाहर माइनस कर देंगे, इस लाइन में उठा के 2 -3 फिट कर देंगे, तो माइनस का 4 3 रखते ही माइनस का 9 प्लस का 7। राइट है, यहां से दुनिया को दिख जाएगा x प्लस 2 डिवाइड बाई 2 y माइनस 3/3 इजिकल टू में नीचे की तरफ हो जाएगा 13, ऊपर की तरफ हो जाएगा
13 में से 7 गया 6, है ना, तो यहां हो जाएगा प्लस का 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x की वैल्यू हो जाएगी 12/13 माइनस 2। यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 18/13 प्लस का 3। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे 13 दूनी 26, 12 में से 26 गया, माइनस का 14/13। ठीक है, y की वैल्यू हो जाएगी 13×3 = 39, माने 40 और 18 58 में से एक कम 57/13, है ना, कुछ ऐसे ही होगा। क्लैरिटी सही है? नहीं है? अच्छा वो -3 था, हाँ उसका -3 ले लेते हैं अपन, इसका -3, ये माइनस गायब हो गया, है ना, तो ये माइनस की वजह से माइनस का 18 हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 40 में से 18 गया 32, 40 में से 18 गया 32, और 32 की जगह रख देंगे 31, है ना, क्यों 31/13 कर दूं तेरे नाम से बुक, 31, 40 में से 18 गया 21, है ना, 21/13। इससे पहले की बात उठे काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल गया अपना, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बता रहा हूं। अब ये तो हो गया छोटू सा काम, ठीक है, अगला पॉइंट, ये तो हुआ एक काम। अब अगला क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी फॉर्म्ड बाय लाइंस, और लाइंस कौन सी है भाई, लाइंस दे रखी है L1 2x प्लस का y माइनस का 3 = 0, L2 करके दूसरी लाइन दे रखी है 3x माइनस का y प्लस 1 बराबर 0, L3 करके तीसरी लाइन दे रखी है x माइनस y प्लस 5 बराबर 0, ठीक है ना, देन ऑब्टेन अ क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है, whose रूट्स आर, ठीक है, द टेंजेंट्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन बतानी है जिसमें x1 जो होगा वो tan A tan B tan C होगा, ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन के बारे में सोचना है जिसके अगर 3 रूट्स अगर बाय द वे x1 x2 x3 मानते हो तो जो x1 होगा वो tan A देगा, ठीक है ना, x2 जो होगा वो tan B देगा, x3 जो होगा वो tan C देगा। तो अगर आपको tan A tan B tan C निकालना आता है किसी ट्राइंगल का तो आप जीत गए, वरना चला गया, ठीक है। वो 39 था ना, हाँ भाई, 40 में से 18 के 32, उसके बाद में वो 39 भी तो था, इसलिए उसका भी एक कम करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, अगले के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट ध्यान है ना, सबसे बड़ी स्लोप सबसे पहला अरेंज करना है, हाँ ये हुई बात, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं तो पहले सबसे पहले, है ना, m1 कितना आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है, m2 कितना आ रहा है भाई, m2 आ रहा है 3, m3 कितना आ रहा है भाई 1, ये तो आता होगा ना स्लोप निकालना, सबसे पहले स्लोप निकाल लिया। अच्छा, जब स्लोप निकली तो अपने को पता होना चाहिए सबसे बड़ा थीटा ऑब्ट्यूज एंगल का होगा, है ना, ये सबसे बड़ा थीटा है, इसके बाद सबसे बड़ा थीटा इसी का ही है, दिख रहा है, ये सेकंड सबसे बड़ा है, आई एक्सपेक्ट कि आपको पता चल रहा होगा, और ये तो 48 डिग्री है, ये थर्ड नंबर पे आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो धीरे धीरे गिरती हुई लाइन तीसरी है, ये बहुत कम एंगल पे है, ये बहुत बड़े एंगल पे खड़ी है, ये बिल्कुल L1 L2 L3 पिछला वाला डायग्राम एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो आप। तो अगर ऐसा कॉपी कर सकते हो तो जो आपका x1 बनेगा ना वो बनेगा tan ऑफ A इज इक्वल टू m1 माइनस m2 -2 माइनस का 3 अपॉन 1 प्लस -2 इंटू 3, ऊपर से बना -5 नीचे से बना -5, आंसर इज 1, सही है। अच्छा, x2 पे आ जाओ, x2 किसके बराबर होगा, tan B के बराबर होगा, m1 माइनस m2 m2 माइनस m3, तो 3 - 1 अपॉन में 1 + 3 × 1,
कितना 2/4 माने आंसर आ गया 1/2, राइट है। x3 पे आ जाओ, x3 की बात करेंगे तो 10b m3 माइनस m1 1 माइनस -2 अपॉन 1 प्लस 1 इंटू -2 दैट इज 3/-1 मतलब -3। सही, अब मेरे पास तीनों रूट आ गए, तो हमारी क्यूबिक इक्वेशन याद है ना, x³ माइनस सम ऑफ रूट्स। सही है, सम ऑफ रूट्स का मतलब कितना हो जाएगा 1 प्लस हाफ -3, ठीक है, इंटू x², ठीक है। अच्छा, फिर आ गया नंबर पे आ जाएगा प्लस, अब दो का मल्टीप्लीकेशन हाफ, इन दो का मल्टीप्लीकेशन -3/2, इन दो का मल्टीप्लीकेशन -3 इंटू एक्स। सही है, फिर माइनस में इन तीनों का प्रोडक्ट 1 इंटू हाफ इंटू -3 इक्वल टू 0। सही है, नहीं m1 बराबर -2 होगा, किस लिए -2 होगा, ठीक है। m2 माइनस m3 तो लिखा है, ए क्या 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 क्या, नहीं 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 नहीं, फर्स्ट नंबर पे था m1 माइनस m2, फिर था m2 माइनस m3, फिर m3 माइनस m1, ठीक है। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता था, ये अगर मेरे को ये लिखने का मन नहीं होता ना तो मैं ऐसे भी लिख सकता था, मैं ये भी बता दूं x माइनस 1, x माइनस हाफ, x प्लस 3 इक्वल टू 0। दोनों आंसर से, ठीक है, ध्यान रख लेना भाई, आंसर सही जाएगा अपना, एकदम सही है, डोंट वरी, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, देखो ये एक्चुअली क्या है ना, ये कराटे क्वेश्चन है। अब ये क्या चीज है ना, बेसिकली कई लोगों को ये चीज ही पकड़ में नहीं आती कि यार कहानी क्या है। जैसे कोई पूछे ना कि इस लाइन से 30 डिग्री, मतलब इस लाइन के सामने एक पॉइंट है जिसका नाम कुछ x1 y1 है, इससे एक लाइन जो है वो निकली है इस लाइन से 30 डिग्री एंगल बनाने, राइट है ना। तो अगर भाई तो 30 डिग्री का एंगल बना रही है तो ऑब्वियस सी बात है, हम यूं कह सकते हैं कि वो लाइन यूं जा सकती है, और ये लो सर बन गया 30 डिग्री एंगल, हाँ या ना। तो अगर किसी ने कहा कि 30 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन लाओ, तो हम एक नहीं 2 लाइन लाएंगे, एक इधर से भी तो जा सकती है, यहां पे भी तो 30 डिग्री बना सकती है भाई, क्या आपके दिमाग में आया। सही है भैया हेमंत, आगे चलो, ठीक है। ये समझना कि अगर कोई गिवन लाइन और गिवन पॉइंट है तो जो भी डिमांडेड थीटा है वैसी वाली 2 लाइनें पॉसिबल होती हैं, तो इसका नाम कराटे क्यों है, देखो जरा, इससे आपको एक लाइन यू बनानी 30 डिग्री पे, 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री, सही है कि नहीं, ऐसा, ठीक है। कराटे क्वेश्चन अब समझ में आया आपको, ये इस लाइन से 30, ठीक है, तो 30 डिग्री 30 डिग्री करके 2 लाइनें बन सकती हैं, याद रखना, तो हमेशा याद रखना 2 लाइनें पॉसिबल है, हाँ सही है, हाँ तो ऐसा ही है, कई बार चकरा मत जाना आप कैसे क्या हो गया। तो जब भी मैं बोलूंगा ना कराटे क्वेश्चन, तो मतलब आपकी आवाज आनी चाहिए कि हाँ क्लिक कर गया सर, ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अरे ये क्वेश्चन जान ले लेते हैं छोटे छोटे से, और देख के हंसी और आती है कि यार इस बच्चे को क्यों पकड़ में नहीं आ रहा। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1,2 मेक्स एन एंगल, ठीक है, ऑफ 45 डिग्री विद लाइन दे रखी है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ओके, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10, इनकी तो अब ठीक है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये कैसे कहानी होगी वो सुना आप जरा, इसकी कहानी को भी पकड़ते हैं। क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है उसको धीरे धीरे समझेंगे ना तो सब पकड़ में आ जाता है। एक लाइन है जो 1,2 से पास आउट हो रही है और 48 डिग्री का एंगल बना रही है इस लाइन के साथ, ओके। तो देखो सिर्फ फोटो बनानी होती है पहले, तो सबसे पहले अगर फोटो बन गई ना तो फिर काम हो जाएगा। जैसे ये सपोज करो ये लाइन है, लाइन तो यही है, इसका नाम है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा, ये जो लाइन है ना, ये इस पॉइंट, ये पॉइंट अपन मान लेते हैं कि ये यहां कहीं है 1,2, और इससे एक लाइन जाएगी जो 48 डिग्री बना रही है। तो ऐसे एक नहीं 2 लाइनें होंगी, इधर भी 45 इधर भी 45।
लेकिन आपको एक टाइम पे एक को ही सोचना है, वो दूसरा तो फ्री आएगा, डोंट वरी। अब जैसे इसकी स्लोप है ना, इसकी स्लोप क्या है, -2/3, सही है। इसकी स्लोप हमें पता नहीं है तो मैं इसे m मान लेता हूं, ठीक है ना। इसकी स्लोप में तो दूसरे को नहीं सोचना, दूसरा आएगा तो आ जाएगा, दिख जाएगा साफ साफ, लेकिन हमें पता है 2 आएगा, ठीक है ना। अभी आई नो वेरी वेल कि इसकी स्लोप अगर मैंने m मान ली तो मैं यहां से कह सकता हूं कि इन दोनों के बीच में एंगल 45 डिग्री है, इसलिए tan 45 डिग्री, और क्योंकि ये एक्यूट एंगल है इसलिए मॉडुलस, ठीक है। तो मैं बोलूंगा m नहीं m1 माइनस m2, तो m -2/3 अपॉन, ठीक है, 1 प्लस m इंटू 2/3। अरे कैसे ना, अच्छा यहां प्लस हो जाएगा m1 माइनस की वजह से, ओके ठीक है। तो ये बन गया अपने पास में, ठीक है। अब नीचे की तरफ यहां पे भी माइनस आएगा, ऑब्वियस सी बात है, माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा। अरे उठता ही नहीं क्या, हाँ भाई ये माइनस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब अपने पास में ये तो बन गया 1 बनते मैं इसको कैसे लिखूंगा, m+2/3 का मॉड इज इक्वल टू में मॉडुलस ऑफ 1 - 2m/3, ऐसे तो बोलूंगा। और यहां से दो केस हो जाएंगे, m+2/3 इज इक्वल टू 1 - 2m/3 एक केस हो जाएगा, और एक केस हो जाएगा m+2/3 इज इक्वल टू -1 - 2m/3, यही तो केस होगा। और अगर ऐसा हो गया तो ये उधर जाकर के बन जाएगा कितना, 3 और 2 5m/3 इज इक्वल टू में 1/3, यही होगा। तो m की एक प्यारी सी वैल्यू आ गई 1/5, सही है। अच्छा दूसरी 100% -5 आने वाली है। अरे सर कैसे पता, वो देखो क्योंकि है ना ये 45 तो 90 होना ही है ना, तो जो भी इसकी स्लोप होगी उसकी परपेंडिकुलर स्लोप वैसे मैं सोच सकता हूं, लेकिन फिर भी अब हम जेन्युइन काम करें, ठीक है। तो यहां से प्लस का 2m/3 आएगा, उधर जाकर के m/3 बचेगा, सही है। और ये वाला जो बंदा है ये बनाएगा -1 माइनस का 2/3 मिलाकर के माइनस का 5/3, 3 से 3 उड़ा दे, तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई। तो इसलिए हमारे पास दो लाइन दो स्लोप्स की आएंगी, और लाइनें कौन सी होंगी, L1, पहली लाइन को अगर मैं L1 बोलता हूं तो y - 2 इज इक्वल टू 1/5 x - 1, और L2 दूसरी लाइन जो होगी वो होगी y - 2 इज इक्वल टू -5 x - 1। लो काम खत्म, ठीक है। तो देखो फार्मूले का फार्मूला यूज हो गया, और लाइंस मैंने जैसा सोचा था परपेंडिकुलर आ गई। एक और बात है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -2, -7 मेकिंग एंगल ऑफ tan इनवर्स 3/4, ठीक है, विद लाइन 4x + 3y इज इक्वल टू 3, 4x + 3y इज इक्वल टू 3, ठीक है। ऐसा अब ये क्या स्टोरी है वो सुनो आप, ठीक है। फिर से वही एक लाइन है, ठीक है। ये वाली लाइन का नाम है 4x + में 3y इज इक्वल टू 3, यहां कहीं पॉइंट है -2, -7, इससे जाने वाली लाइन कुछ ये वाला थीटा बना रही है, ये थीटा बना रही है, तो इधर भी थीटा बनाएगी, तो ऐसे दो क्वेश्चन हो, दो लाइनें हो जाएंगी। अच्छा अब की बार फिर से यहीं से स्टार्ट करते हैं, tan थीटा की जगह पे, थीटा की जगह tan इनवर्स 3/4 कर दिया, उसको लिखने में क्या दर्द है। इसकी स्लोप हमारे को पता है -4/3 है, इसकी स्लोप को m मान लेते हैं, तो इस में मॉड ऑफ m -4/3 m + 4/3 अपॉन में 1 - 4m/3, यही तो होगा ऐसा, ठीक है। अच्छा अब यहां पे भी देखना दो बातें, मैं आपको इसको समझाने के लिए अब की बार दूसरा रास्ता ले सकता हूं। ये हमारे को पता है 3/4 आ गया, ठीक है, 3/4 आ गया, उधर से एलसीएम वेलसीएम लेकर के आपके पास मॉडुलस में पड़ा हुआ है 3m + 4 अपॉन में नीचे पड़ा है 3 - 4m, राइट है। अब मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूं ना, इसको भेज तो उधर उधर रहा ही रहा हूं, तो 3 टाइम्स में 3 - 4m, ठीक है, का मॉड इज इक्वल टू 4 टाइम्स में 3m + 4, ऐसा कर रहा हूं। हालांकि मैं इसके दो केस ले सकता हूं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं जानबूझ करके एक डिफरेंट एंगल पे जा रहा हूं, मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, सही, क्योंकि मॉड का इलाज है स्क्वायरिंग, तो कोई तकलीफ तो है नहीं। तो 9 लिखा, इधर उधर हो जाएगा 9
प्लस 16m माइनस 4×12 = 24, ठीक है, m ऐसा कह दूं, इक्वल में कितना 16 इंटू में यहां पे हो जाएगा 9m² प्लस में 16 प्लस में 4×12 = 24m, ऐसा कर दूं 24m, ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब जब मैं स्क्वायर वाले को देख रहा हूं ना, तो मेरे को यहां दिख रहा है 16 मल्टीप्लाइड बाई 9m², जिसको आप चाहो तो आप खोलेंगे तो दिखेगा आपको यहां से 144m², राइट है, इधर भी 144m² है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इस 144m² को काट नहीं रहा, आपके इसके बाजू में बैठा रहा हूं, ठीक है। यहां से बनेगा 24 इंटू 9 माने 240 में से 24 कम, 240 में से 20 गया 220 और 216, हाँ 216 m इसका बनेगा, है ना, और 24 इंटू 16 है, मरवा ही दिया इसने तो 24 इंटू 16, 6 चौक 24 का 4, 2 4 दूनी 12, 384 पक्का है, 384m ये कर दूं, और ये वाले भैया बन गए 81 माइनस 256 = 0। मैंने एक बार के लिए सबको सजा दिया लाला करके, मैं जानबूझ करके इस एंगल से गुजरा हूं, मैं चाहता तो 2 केस बना करके बात कह सकता था, लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है थोड़ी और ज्यादा ऑथेंटिसिटी से। आप सोच रहे हो कि काट क्यों नहीं रहा, अरे यूं नहीं काट रहा कि मैं इन दोनों में से m² कॉमन ले रहा हूं, क्या कॉमन ले रहा हूं, m² अगर मैंने कॉमन ले लिया तो कॉमन लेने पे वो बाहर दिखेगा, तो मुझे यहां 0m² दिख गया। अच्छा, और माइनस में 216 में से ये, इसमें से ये गया तो कितना बच गया 384, काश ये 386 होता तो 370 रह जाता, 370 क्यों, सिर्फ 70 रह जाता, कितना 168, तो 168 रह गया, पक्का है ना, तो मैं पूरा लिख देता हूं प्लस का 168, प्लस का 168m, ठीक है, और इधर 256 175, बिल्कुल 175 इक्वल टू 0 हो गया। तो मेरे पास m की एक तो सुंदर वैल्यू आ रही है, लेकिन आप सोच रहे हो कि इसको क्यों नहीं हटा रहे, इसलिए नहीं हटा रहा क्योंकि मेरे को आपको ये याद दिलाना है कि जब a 0 होगा तो आप में से कोई सम ऑफ रूट सोचेगा तो सम ऑफ रूट हो जाएगा b/a होगा, अगर b/a होगा तो 168 माइनस 168/0 करके इंफिनिट आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सम ऑफ रूट इंफिनिट आ रहा है, तो इसका मतलब पक्की बात है एक रूट इंफिनिट है। दूसरा रूट कौन सा वो मैं बताता हूं, दूसरा रूट जो है वो m = 175/168 है, एक रूट तो ये रहा, ठीक है, एक रूट तो ये रहा, और दूसरा रूट इसे अगर m1 कह रहे हैं तो दूसरा रूट जो होगा वो इंफिनिट होगा, क्योंकि सम ऑफ रूट इंफिनिट है। ये हम लोगों ने कभी आपको बताया होगा, जब a 0 होता है तब सम ऑफ एक रूट इंफिनिट होता है, a और b दोनों 0 होते हैं तो दोनों बोथ रूट इंफिनिट होते हैं, सही है, ये बात हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में सिखाई थी, लेकिन यूज इसका यहां और सर्कल में 2 जगह पे है, तो इसलिए मेरे को आज वापस एक्स को रिकॉल करवाना था, तो मैं जानबूझकर एक नकली रास्ते से गया। अच्छा खैर, फिलहाल हमारे को आंसर में आपको लाइन देनी थी, तो मेरी तरफ से लाइन 1 हो जाएगी, ठीक है, y+7 = एक इंफिनिट वाले की वजह से 1/0 इंटू x+2, माने लाइन की वैल्यू हो जाएगी x = -2, एक लाइन तो ये बन गई। लाइन नंबर 2 निकलेगी y+7, ये कटपिट रहेगा, 7 और 5 12 और 13 नहीं कट रहा इधर से, तो ये किससे कट सकता है, 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं, है ना, 7 से कट रहेगा, 7 से 140 और 35, 7 से तो कट रहा है ऊपर वाला, तो नीचे वाला कट रहेगा, हाँ बिल्कुल कट रहा है, माइनस कहां से आ गया, ये माइनस का तो प्लस हो गया, हाँ कोई बात नहीं, तो कितना कितना बताया था, मैं 7 से काट रहा हूं तो मुझे दिख रहा है 25 सत्ते, है ना, और नीचे 24, ठीक है, तो मुझे यहां पे दिख रहा है 25/24 x+2, ये दूसरी लाइन होगी मेरी, ठीक है, तो ये हो गया, देखो साहब हमारी तरफ से एक और क्वेश्चन टनाटन, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप समझ सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द सिंगल डिश हो गया, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। देखो 2 काम की चीजें थी, 2 बेहद काम की चीजें, ठीक है, जिनकी हमारे को जरूरत थी। अगला है इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स
ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर एक्स माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, दूसरी तरफ से दे रखिए एक्स प्लस में 2y इक्वल टू 0, ठीक है। इफ वर्टेक्स इज ए 1, -2 फाइंड BC, माने इक्वेशन ऑफ BC, ठीक है। BC की इक्वेशन बतानी भाई। क्वेश्चन की खास बात क्वेश्चन लिखते ही पता चल जाएगी, माने क्वेश्चन जैसे आप करना चालू करोगे आपको तुरंत रियलाइज होगा यार ये क्या मांग गया भाई, ठीक है। देखो क्या है, कोई ट्राइंगल ABC है, आपने मस्त एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। ए की जगह पे लिख दिया 1, -2, फिर आपको पता है यहां पे B और C लिखनी है जो कि हमारे दिए ही नहीं गए, लेकिन ये कह रहा है कि ये AB जो है ना इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब 90 पे भी होगा और मिड पॉइंट भी होगा, परपेंडिकुलर मतलब 90 पे भी होगा और मिड पॉइंट भी होगा, भूलना नहीं ये बात। अब ये कह रहा है इसकी जो इक्वेशन है ना वो x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0 है, और इसकी जो इक्वेशन है ना x प्लस 2y बराबर 0 है। अब क्वेश्चन के अंदर एंट्री करते हैं। अब क्वेश्चन में एंट्री क्या है कि भाई बंदा जो है वो ये मांग रहा है कि b की वैल्यू बताओ अब, और मतलब b की वैल्यू नहीं BC की इक्वेशन बताओ। तो मैं उसको ये कह रहा हूं कि मेरे पास में b अवेलेबल है, क्योंकि b क्या चीज है, b एक की इमेज है। कैसे 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 सर? ऐसे कि अगर कल को ये मिरर होता तो मिरर में ऑब्जेक्ट जितनी दूर पे है उतनी दूर पे इमेज बनती, तो ये जितनी दूरी है ये इतनी ही दूरी है। कैसे पता सर? अरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर बाइसेक्टर। अच्छा लेकिन सर वो तो 90 भी तो होता, अरे तो 90 तो है ही ना। अच्छा बी ए की इमेज है, हाँ लेकिन बी ए की इमेज है, लेकिन किस में? x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 में, तो मेरे पास बी आ जाएगा। अच्छा वैसे ही जो c है, c इज ऑल्सो इमेज। किसकी इमेज है सर? c किसकी इमेज है? a की। किसमें? x प्लस 2y में। क्योंकि दो लाइनें हैं इसलिए ऑब्वियस बात है दो अलग अलग इमेजेस बनेगी, और जब बनेंगी मैं a और b और c निकालूंगा, और b और c आ गया तो किसी हालत में मुझे कोई रोक नहीं सकता अब मुझे bc लाने में, सही है ना। तो अगर मेरे से b की बात करी जाएगी तो मैं इससे अगर अल्फा कोमा बीटा कहता हूं तो कितना आ गया, एक मिनट लिख देता हूं, अल्फा माइनस 1 अपॉन 1, किसका 1? x का कोफिशिएंट, बीटा माइनस -2 अपॉन y का कोफिशिएंट -1, इधर की तरफ 1 का स्क्वायर और प्लस में -1 का स्क्वायर भी, और बाहर -2 टाइम्स है ना। और फिर लाइन के अंदर उठा करके ये वाला पॉइंट रखा तो 1 फिर +2 प्लस का 5, ठीक है। अच्छा सेम वे अगर मैं इसे गामा डेल्टा बोलता हूं तो मेरे लिए हो जाएगा गामा माइनस 1 बाय इसका 1, ठीक है, डेल्टा माइनस 2, डेल्टा माइनस -2, ठीक है, अपॉन में इसका 2, इधर की तरफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बाहर की तरफ माइनस का 2, और लाइन के अंदर उठा करके यहां पे 1 रखा, 1 - 4, सही है, निकाल लिया। कितना है ये? अल्फा बीटा की वैल्यू आई है -7/6, -7 -6 और ओनली 6, ओके, -7,6, और दूसरा गामा डेल्टा की क्या वैल्यू चढ़ी? 11/5 माइनस का 4/5, सही है। बस आप फाइंड BC आप कर लोगे, मेरा नाम था BC को निकालना अब क्या ही मुश्किल काम हो गया, BC तो खटके से निकल जाएगा। तो देखो साहब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, है ना है ना है ना है ना है ना है ना। अच्छा नेक्स्ट टाइटल, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट, या फिर कह सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम lx प्लस my प्लस n बराबर 0। अगर कोई मुझसे इसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मांगेगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस p से निकलती है। फार्मूला क्या होता है भाई? सुंदर सजुएला सा, भाई लाइन में उठा के पॉइंट रख दो, lx1 my1 प्लस में n का मॉड अपॉन अंडर द रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये फार्मूला होता है, राइट है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये ऐसा कोई बहुत ही सर ये तो बहुत गजब फार्मूला आ गया, अपन तो जानते ही नहीं थे वगैरह वगैरह टाइप का तो कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई केस ही नहीं है ना ऐसा। अच्छा देखो अब ये जैसे सपोज कीजिए कि
सर ये फार्मूला प्रकट कैसे हुआ वाले टाइटल में आ जाते हैं, तो भी कोई लंबा काम तो है नहीं, इससे भी ज्यादा सोच रहा हूं बता दूं, है ना। लाइन जैसे मान लो हमारी लाइन ये थी, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारी लाइन थी, इसका नाम था एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बराबर 0। कौन सी वाली लाइन थी, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये लाइन है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 कॉमा माइनस का एन बाई एल, यही होगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 कॉमा माइनस का एन बाई एम, एन बाई एम, यही होगा। ठीक है, हमारा ये पॉइंट एक्स और y1 यहां है, ये डिस्टेंस को मैं डी कह रहा हूं, चलेगा। अच्छा, अगर मैं यहां से इसको मिलाता हूं, यहां से इसको मिलाता हूं, ट्रायंगल फॉर्म होगा। अच्छा, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म होगा तो मुझे दो बातें पता है कि अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालता हूं तो इस ट्रायंगल का एरिया इज इक्वल टू हाफ, ठीक है। पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट 0 कॉमा माइनस का n बाई m, अगला पॉइंट माइनस का n बाई l कॉमा 0, एंड वापस x1 y1 लिखूंगा। और यही एरिया मैं दूसरे तरीके से हाफ बेस, बेस इन दोनों के बीच की दूरी, अंडर द रूट ऑफ n बाई l का होल स्क्वायर प्लस में n बाई m का होल स्क्वायर, ये बेस बन गया। और दूरी कितनी होगी, d, और ये d ही मेरा आंसर होगा। मैं इसको इसके नीचे डिवाइड मार दूंगा, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, इससे d निकल जाएगा, d ही p है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए साहब, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेरा तो ख्याल है 2 लेक्चर में खत्म कर देंगे अपन।